SBA Publications. नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपका पाठ 17, जिसका नाम है एक नारी की व्यथा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह रे अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। कवि की इन पंक्तियों में कितनी सार्थकता है कि नारी एक जैसा मातृत्व और सन्निहित्व का शब्द है, वैसा ही उपेक्षित समाज द्वारा किया जाता रहा है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में महिला ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। लेखिका के जीवन में हुई एक ऐसी घटना जो महत्व और नारीत्व की परिभाषा को झकझोरती है का वर्णन कर रही है। जो ये लेखिका है वो अपने बारे में बता रही हैं, जो उनके जीवन में एक घटना हुई है, उस घटना के बारे में वो यहाँ पर इस अध्याय में बताती हैं। भारी ढक्कन से ढके दीपक के समान आकाश में बिजली बुझ गई थी। संध्या से ही वे बादलों की तह पर तह जमाने में व्यस्त रही और अब वे इतने सघन हो उठे कि रात में छाया रूपों के उपयुक्त ही एक अखंड पर अपनी आर्द्रता से रिश्ती हुई काली शीला की छत बन गए। मेरा मन भी बुझा बुझा सा हो रहा था। मैं अपने पढ़ने लिखने के बाहर वाले छोटे कमरे में मेज पर सिर रखकर दर्द भुलाने की असफल चेष्टा कर रही थी। छात्रावास में टाइफाइड में पड़ी सुदूर दक्षिण की एक बालिका का मुख मेरी बंद पलकों में किसी फोटो के एनलार्जमेंट के समान बढ़ता चला जा रहा था। उसके साधारण स्थिति वाले माता पिता इतना रुपया किस प्रकार पाते कि उसे देखने आ सकते। उसके लिए मन जैसे चिंता कुल होने लगा, वैसे वैसे अपने ऊपर जल्लाहट बढ़ने लगी। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि मेरा मन भी बुझा बुझा सा था और मैं अपनी पढ़ने वाली मेज पर आकर सिर रखकर आराम से दर्द को भुलाने की कोशिश कर रही थी। उनके सामने बार बार एक छात्रावास में टाइफाइड में एक बालिका थी, उसको टाइफाइड हुआ था, तो बार बार उसको उन्हीं की फोटो दिखाई दे रही थी लेखिका को, और वो उसके बारे में ही सोचती जा रही थी। जब मेरा शरीर इतना निकम्मा था कि इनके सुख दुख में 2-4 रात जागना भी सहज नहीं, तब किस बूते पर मैंने उन बालिकाओं को उनकी माताओं से इतनी दूर रखा है। जब अभी तक मनुष्य बनने की स्वयं मेरी ही साधना पूर्ण नहीं हुई, तब इन बालिकाओं को मनुष्य बनाने का भार लेने का मुझे हौसला कैसे हुआ। ऐसे दंभ और अक्षम्य अपराधों की कोटि में ही स्थान मिलना चाहिए। सहसा बाहर बरामदे में किसी की पग ध्वनि ने मेरी विचार श्रृंखला भंग कर दी। अब लेखिका सोचती है कि जब मैं इन बालिकाओं की देखभाल ही नहीं कर सकती, इनको मैं एक अच्छे मनुष्य बनाने के लिए लाई हूँ अपनी इनकी माताओं से दूर, और मैं खुद इनका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो वो ऐसा सोच रही थी, और ऐसा सोचते सोचते इतने में ही बाहर बरामदे से किसी चलने की आवाज आती है, जो इनके सोचने को भंग कर देती है, मतलब बीच में रुकावट लाती है। 2-4 मिनट किसी के पुकारने की प्रतीक्षा करके पूछना ही पड़ा, कौन? तो उत्तर में एक सुडौल गोरे हाथ ने कुछ बढ़कर पर्दे को हिला सा दिया। एक सभीत स्त्री कंठ ने रुक रुक कर एक प्रश्न किया, क्या भीतर आ सकती हूँ? तो लेखिका बोलती है, आइए। कहते समय मेरे स्वर में ऐसी उदासीन शिष्टता थी कि आने वाली के पैर बाहर एक बार ठिठक से रहे थे, पर क्षण भर ही सही, क्योंकि दूसरे क्षण ही वह नीले पर्दे की पार्श्व भूमि पर एक रंगीन चित्र सा बन गई थी। गहरे काही रंग की पतली ऊनी चादर में समा न सकने के कारण वर्षा की नन्ही बूंदें ऊपर ही जड़ी सी थी।
जो बिजली के आलोक में ही हीरे के चूर सी झिलमिलाने लगी। चादर उतार कर जब वह मेरी दृष्टि का अनुसरण करती हुई सामने की कुर्सी पर बैठ गई, तब मेरी कुछ विस्मय और कुछ जिज्ञासा भरी दृष्टि उस मुख की रेखा में ना जाने किस शब्दहीन उत्तर की खोज में भटकने लगी। अब लेखिका उनकी तरफ देखती है कि ये कौन है, किस लिए आए हैं, और वो सोचती है कि उनके बारे में सोचने लगी और वो उत्तर उसके लिए ढूंढने लगी। आंखों के आसपास लटकती हुई 2-3 छोटी छोटी लटों के छोरों में हिलाती हुई पानी की बूंदें पारे सी जान पड़ती थी। सफेद साड़ी के कुछ धुअली बैंगनी किनारे से घिरा मुख सुडोल गोरा पर बहुत मुरझाया हुआ सा लगा। नाक के अग्रभाग की लाली हाल ही में पोंछे गए आंसुओं की सूचना दे रही थी। पलकों की कोरे भी शायद रोने से ही कुछ कुछ सूझ आई थी, जिससे उनकी मर्म स्पर्शी व्यथा और भी गहरी हो उठी थी। तो लेखिका देखती है जो वो स्त्री आई है उनकी क्या है, तो लेखिका उनको ध्यान से देखती है उस महिला को, और उसने देखा कि उनके आंखों के पास छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, और उससे देख के लेखिका को समझ आता है कि यहाँ पर ये थोड़ी सी रोकर आई हैं और इनके पलकों के कोरे भी शायद रोने ही कुछ कुछ सूज गए हैं। इसकी वजह से उनकी पलकें भी सूज गई हैं, जिससे उनकी जो मर्म स्पर्शी व्यथा है वो गहरी उठ थी। ओठ इतने सूख रहे थे, उन्हें आर्द्र करने का प्रत्येक प्रयास अपनी एक रस्ता में भी एक नई थकान का आभास देता जाता था। मैं स्वयं बहुत क्लांत थी, इसी से उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा में रुकी रही, परंतु जब उसने अपना सिर और अधिक नीचा कर लिया और आंख से ढुलका हुआ एक आंसू गोद में गिरने से पहले प्रकाश में एक उजली रेखा सा चमक गया, तब मुझे ध्यान आया कि मेरे सामने बैठी हुई स्त्री ना जाने कौन सी व्यथा मुझे सुनाने आई है। इतनी घिरी घटा और बूंदाबांदी में इसका घर से निकलना ही प्रमाणित किए देता है कि इसकी आवश्यकता कल तक भी नहीं टाली जा सकती थी। तो लेखिका भी दुखी थी और वो इंतजार करती हैं कि जो वो महिला आई है वो उनको आगे से बताएगी, लेकिन वो बताने की जगह उनका सिर और झुक गया और उसमें से आंसू की एक बूंद टपकी। उसे देखकर लेखिका को एहसास हुआ कि ये बहुत ज्यादा दुखी है और ये जो इतनी बूंदाबांदी में घर से निकल कर आई है, तो इसका मतलब उसको कुछ परेशानी होगी। तो मैंने कुछ उनिंदे भाव से कोई असंख्य बार पूछा हुआ और अति परिचय से पुराना प्रश्न ही पूछ लिया होगा, परंतु मुझे कोई काम दीजिए। मैं उत्तर पाकर मैं मानो जागकर सतर्क हो बैठी। काम और योग्यता संबंधी प्रश्न आवश्यक होने पर भी स्थिति के लिए निष्ठुर जाने पड़े। मेरी कठिनाई का समाधान उसने स्वयं ही कर दिया। वह हिंदी जानती है, गाना भी। कहने के पहले उसका संपूर्ण शरीर संकुचित हो उठा और कहने के उपरांत बड़ा हुआ जान पड़ा, मानो कोई कठिन काम समाप्त कर लिया हो। तो वो महिला आके बताती है कि मुझे हिंदी भी आती है और गाना भी आता है। उसके बाद कथा और आगे बढ़ी। उनके पति 1.5 वर्ष से बीमार हैं। दवा दारू में सब कुछ स्वाहा हो चुका है। गहने के नाम पर उनकी उंगली में 4 मासे भर सोने का एक छल्ला शेष है। पति का एकमात्र उपहार होने के कारण इसे बेचने का विचार ही उससे क्लांत कर देता है, और बेचकर भी कितने दिन चलेगा। यदि कोई काम ना मिल सका तो वह स्वयं भूखी रहकर मरने से भी नहीं डरती, पर और उसका गला भर आया। पलकों की कोर तक आए हुए आंसुओं को भी रोक लेने का उसे अभ्यास था। इसी से जिस वेग से उसका शरीर बेंत के समान कांप उठा था, उससे मात्रा में कुछ अधिक संयम ने आंखों की सजल निस्तब्धता को पिघलने नहीं दिया। अब वो औरत बताती है कि मेरे पति क्या है, बहुत लंबे समय से बीमार हैं, जिनकी देखरेख में ही उनकी जो दवा लानी है उसमें ही सब कुछ स्वाहा हो गया है, मतलब सब कुछ बिक चुका है।
बस अब गहने के नाम पर कहने के लिए उनकी अंगुली में एक अंगूठी है, वो उसे नहीं बेच रही हैं क्योंकि उनके पति की वो निशानी है, उन्होंने उसे दिए थी। तो वो कहती हैं कि मैं भूखी रहकर मरने से भी नहीं डरती, लेकिन वो चाहती हैं कि उन्हें कुछ काम मिल जाए। सांत्वना सूचक कोई उपयुक्त शब्द मुझे खोजने पर भी नहीं मिल सका और तब उसने माता पिता, सास ससुर आदि के संबंध में जिज्ञासा कर मैं अपने आवेग को छिपाने लगी। स्त्री का संपूर्ण शरीर फिर पहले के समान ही संकुचित हो उठा। संकुचित वो ऐसे करके सिकुड़ गए बोलने के बाद। एक हल्की कंपन लिए हुए शब्दों ने मुझे चौंका सा दिया। ससुराल वाले रुष्ट हैं, वे उसे घर ले जाने को राजी नहीं और पति को अकेले जाना स्वीकार भी नहीं है। विवाह के उपरांत माँ से उसका कोई संबंध नहीं रहा, उससे रुपया लेने से मृत्यु अच्छी है। इतनी टीक के उपरांत मैं मूल तत्व का सूत्र पकड़ पाई। वह पतिता कही जाने वाली माँ की पुत्री है और समाज के प्रवेश पत्र में ही साध्वी स्त्रियों के मंदिर में प्रवेश चाहती थी। उसे पता नहीं कि समाज के पास वह जादू की छड़ी है जिसे छूकर वह जिस स्त्री को सती कह देता है, केवल वही सती होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। जिसे समाज ने एक बार कुलवधियों की पंक्ति से बाहर खड़ा कर दिया, उसे जन्म जन्मांतर तक अपनी सभी भावी पीढ़ियों के साथ बाहर खड़े रहने का जीवन का सबसे बड़ा वरदान समझना चाहिए। और फिर समाज ने उन्हें क्या छोटा मोटा काम दिया है। तो लेखिका कहती हैं कि मैं समझ गई उसके बोलने से कि वो साध्वी स्त्रियों के मंदिर में प्रवेश चाहती है। और लेखिका कहती हैं कि ये जो हमारा समाज है, अगर वो किसी स्त्री को सती कह दे तो वो सती हो जाती है, और अगर समाज ने एक बार कुलवधियों को एक पंक्ति से बाहर खड़ा कर दिया तो वो हमेशा बाहर ही रहेंगी, उनकी आने वाली भावी पीढ़ी भी बाहर ही रहेंगी। और यही उनके लिए वरदान समझना चाहिए उन्हें, और समाज में उन्हें कोई भी छोटा मोटा काम दिया है। समाज इन्हें ना जाने कितने दीर्घ काल से कितने ही उपायों के द्वारा समझाता आ रहा है कि यह माता, पुत्री, पत्नी आदि का त्रिगुणात्मक उपाधियों से रहित जीवन मुक्त नारी मात्र है। फिर वो सोचती हैं और बताती हैं कि समाज बहुत लंबे समय से बस ये उन्हें आभास कराता है कि वह माता, पुत्री, पत्नी इनकी त्रिगुणात्मक उपाधियों से रहित एक जीवन मुक्त नारी मात्र है, बस वो नारी हैं। और इनकी इसी मुक्ति से समाज का कल्याण बंधा हुआ है, और जो इनकी ये जो नारी मुक्ति है, इन्हीं से ही इनका समाज जो कल्याण है वो बंधा हुआ है। फिर भी यदि यह अपने गुरु कर्तव्य से च्युत होकर पत्नीत्व, मातृत्व आदि संबंधों को चुराती फिरे तो समाज चुराई हुई वस्तु पर इनका स्वत्व स्वीकार करके क्या अपना विधान ही मिथ्या कर दे। पत्नीत्व की चारी करने वाली वह अबोध स्त्री अवश्य ही समाज के जटिल नीति शास्त्र को समझने में असमर्थ रही। तभी तो उसकी जिज्ञासा भरी दृष्टि मेरे मुख पर स्थित होकर मानो करुण भाव से बार बार पूछने लगी, क्या मैं पवित्र नहीं हूँ? एक और स्त्री है जिसकी माता को माता बनने का अधिकार ही नहीं दिया गया, और दूसरी ओर मैं हूँ जिसकी माता, नानी, परनानी, दादी, परदादी और उनकी भी पूर्वजाएं अपने पतियों का चरणोदक ले लेकर और उनमें से कई जीवित ही अग्निपथ पार करके अपने लिए ही नहीं मेरे लिए भी पवित्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी हैं। मैं अनेक लोगों से पूजनीय माँ और आदरणीय बहन का संबोधन पाती रहती हूँ, किंतु इसे कौन अभागा माँ बहन कहकर अपवित्र बनेगा। और वह जानना चाहती है कि अपने अपवित्र माने जाने का कारण। तो जो उसे अपवित्र कह रहे हैं, मंदिर में नहीं जा सकती है, बाहर ही रहना है, तो वो कहते हैं कि वो जानना चाहती है कि मुझे जो अपवित्र कहा जा रहा है उसका कारण क्या है। वह यह अपने विद्रोही पति के साथ सती ही क्यों ना हो जावे, परंतु इसके रक्त के अणु अणु में व्याप्त मलिन संस्कार कैसे धुल सकेगा।
स्वेच्छाचार से उत्पन्न यह पवित्रता की साधना उस शूद्र की तपस्या के समान ही बेचारे समाज की वर्ण व्यवस्था का नाश कर रही है, जिसका मस्तक काटने के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम दौड़ दौड़ पड़े थे। उसे घर भेजने का प्रबंध कर मैं जब फाटक से लौटी तब धरती और मेरे पैर लोहा चुंबक बन रहे थे। उस रात कितनी देर तक मैं इसी समस्या में उलझी रही यह याद ही नहीं आता, पर कोई समाधान ना निकल सका। अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए वह दान नहीं स्वीकार करेगी, और काम देने की बात स्मरण कर मेरे होठों से एक व्यंग्य की हंसी आए बिना ना रह सकी। वह क्या जाने कि उसकी उपस्थिति क्या क्या अनर्थ कर सकती है। तो लेखिका कहती हैं कि मैं उस स्त्री को घर भेजने का प्रबंध कर रही थी, तो जब मैं फाटक से लौटी तो धरती और मेरे पैर लोहा चुंबक जैसे हो गए थे, मतलब पैर उठ ही नहीं रहे थे, और वो सोचे जा रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। एक ऐसी स्त्री जो अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी है, तो वो तो कोई भेंट या दान भी स्वीकार नहीं करेगी। फिर 2 दिन प्रयत्न करने पर भी जब उसका कहीं प्रबंध न हो सका, तब मैंने क्या किया। इसकी कथा मनोविज्ञान संबंधी मेरे अज्ञान को प्रकट करती है। कभी कोई ऐसा लेख नकल करने के लिए दे दिया जिसको पृष्ठों का कोई उपयोग ही शेष न रहा था। कभी कोई ऐसा पत्र लिखवा दिया जिससे रद्दी कागजों की टोकरी का ही गौरव बढ़ता था। पर जब उसकी दृष्टि संकोच के भार से और अधिक नत हो गई, कंठ और अधिक कुंठित जान पड़ने लगा, तब मैंने समझा कि उसने इस काम के अभिनय के भीतर तक देख लिया है। मुझे उसके काम की आवश्यकता नहीं, यह सब उसका रोम रोम जानने लगा। तब इस अभिनय को और चलाने का मेरा साहस भी समाप्त हो गया। अब लेखिका ने क्या किया, 2-3 दिन उसके लिए प्रयत्न किया, लेकिन कहीं पर भी वो सफल नहीं हुई। तो लेखिका ने उसे अपने मनोविज्ञान संबंधी जो उसका ज्ञान था उसको प्रकट करने के लिए रख लिया, और उससे अलग अलग लेख की नकल करवाने लगी। उनका पृष्ठों का उपयोग ही शेष नहीं रह गया था उन पर, और जिससे वो ऐसे पत्र लिखवाती थी कि आगे उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन कि उसे लगे उस स्त्री को कि वो काम कर रही है, उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं, इसलिए लेखिका ने ऐसा किया। लेकिन उसके संकोच को देखते हुए लेखिका समझ गई थी कि इसको पता चल गया है कि मुझे इसके काम की आवश्यकता नहीं है। तो लेखिका की बाद में हिम्मत नहीं उससे और करवाने के लिए। तो फिर कुछ दिनों तक उसका कोई समाचार ही नहीं मिल सका। कदाचित पति का रोग अधिक भयंकर हो उठा था। इस बीच में केवल एक बार उसने सहायता की याचना की, जिससे मैंने समझ लिया कि मेरी सहानुभूति को सत्य रूप में ही उसने स्वीकार किया है। दिन के सप्ताह और सप्ताह के महीने बन जाने पर एक दिन उसकी किसी परिचित स्त्री से मुझे इस करुण कथा का जो उपसंहार ज्ञात हुआ वह तो सुना सुनाया कहा जाएगा, पर उसने मेरे मर्म को जितना स्पर्श किया उतना कोई और घटना नहीं कर सकी। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए, सप्ताह बीते, महीने बीते, और एक दिन उसकी जो परिचित स्त्री थी उस महिला की, वो आती है और वो अपनी कथा बताती है, और उसे ये सब सुना सुनाया ही लग रहा था। तो उसने कोई और घटना, वो उसे इतना छुआ लेखिका को कि कोई और घटना उसे इतना प्रभावित नहीं कर सकता। उसी अभागी स्त्री की इतनी एकांत साधना भी उसके पति को ना बचा सकी। अंतिम क्षणों में पुत्र का मुख देखने जो पिता आए थे, उन्होंने अनाहार से दुर्बल, अनेक रातों से जागी हुई वधू की ओर भूल कर भी दृष्टिपात नहीं किया। कदाचित उनके मन में भी यही धारणा रही होगी कि उसी स्त्री के कारण उनके पुत्र को जीवन से हाथ धोना पड़ा है। तो जो अभागी स्त्री थी, जिस स्त्री की हमने कहानी पढ़ी है, लेखिका जिनसे बात कर रही थी, तो उनके जो पति थे वो इतनी साधना से उनकी देखभाल कर रही थी, फिर भी वो उन्हें नहीं बचा सकी। और जो उनके पति के पिता आए थे अपने पुत्र को देखने के लिए, उन्होंने एक बार भी अपनी पुत्र वधू की तरफ नहीं देखा,
और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसी की वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। पड़ोसियों में से जब किसी ने आकर उसकी बेहोशी दूर की, तब सब उसके मृत पति को ले जा चुके थे। रात भर वही उसी प्रकार बैठी रही, परंतु सवेरे ससुर को जाने के लिए सामान ठीक करते देख उसकी चेतना लौटी। अंचल से आंखें पोंछकर जब उसने किवाड़ की ओर से प्रश्न किया, कै बजे चलना है, तो मानो ससुर देवता पर गाज गिरी। प्रथम आघात सहकर जब उनमें बोलने की शक्ति लौटी, तब उन्होंने भी क्रूरतम प्रहार किया। कहा, जो लेकर अपने घर से निकली थी वही लेकर भलमन साहत से अपनी माँ के पास लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हमें बुरी तरह पेश आना पड़ेगा। हमारे कुल में दाग लगाकर भी क्या तुम्हें संतोष नहीं हुआ? तो उसके जो ससुर होते हैं वो क्या कहते हैं कि तुम अपना सामान लेकर चली जाओ अपनी माँ के घर, तुमने हमें क्या कर दिया है, हमारे कुल में दाग लगा दिया है, फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली। स्त्री ने क्रोध नहीं किया, मान अपमान का विचार नहीं किया। जिस घर पर उनका न्यायोचित अधिकार था उसी में पगधर भूमि की भीख मांगने के लिए अंचल फैलाकर दीनता से कहा। अब उनका अधिकार था, उन्हीं का ही घर था, तो वो उनसे स्त्री ने क्रोध न करते हुए बोला, घर में कई नौकर चाकर हैं, मेरे लिए 2 मुट्ठी आटा भारी ना होगा, मैं भी आप सबकी सेवा करते ही पड़ी रहूंगी। किंतु ससुर का उत्तर लज्जा को भी लज्जित कर देने वाला था। मुझ तक यह समाचार विलंब से पहुंच सका। खोज करने पर किसी ने बताया वह विधवा आश्रम चली गई है, किसी ने कहा वह माँ के पास लौट गई है। धीरे धीरे समय जब उसकी स्मृति को फीका कर चुका था, तो लेखिका को उसका पत्र मिलता है जिसमें वो कहती है लेखिका कि वो मुझे अभी तक भी भूली नहीं है, पर वो मुझे कष्ट देना नहीं चाहती। वो जो स्त्री है वो सिलाई बुनाई के द्वारा कुछ उसे मिल ही जाता है, और जब नहीं मिलेगा तो वो मुझसे मांग लेगी। और भी पूछा है ऐसी स्त्रियों, और भी जो ये स्त्री है इसने पत्र में और भी पूछा है कि ऐसी स्त्रियों को जीविका के साधन सिखाने के लिए जो आश्रम में खोलना चाहती थी उसे कब खोलूंगी। और मैं अपने मन से प्रश्न कर रही हूँ, क्या तुझे आज भी अभिजात्य का गर्व है? क्या तुझे आज भी समाज द्वारा मिले भलाई बुराई के प्रमाण पत्रों पर विश्वास है? तो लेखिका ऐसा कहती हैं। तो ये थी बच्चों एक नारी के व्यथा, नारी के बारे में बताई हुई। अब देखते हैं शब्दार्थ। सघन, आसपास, आर्द्रता, नमी, चेष्टा, प्रयत्न, दंभ, घमंड, कोटि, गिनती, श्रृंखला मतलब कड़ी, प्रतीक्षा, इंतजार, उदासीन, उदास रूप में, शिष्टता, व्यवहार, पार्श्वभूमि मतलब अतीत, विस्मय, आश्चर्य, मर्म स्पर्शी, संतप्त करने वाला दर्द, कलांत मतलब थकी हुई, व्यथा, दुख, निष्ठुर मतलब कठोर, निस्तबद्धता, जड़ के समान, मूल तत्व किसी बात की जड़, मिथ्या, झूठा, करुण, दया, चरणोदक, पैरों को धोकर प्राप्त जल, स्मरण, याद, अभिनय, नाटक, याचना, प्रार्थना, परिचित मतलब जानकर, उपसंहार, किसी बात का मूल परिणाम निकलना, भलमनसाहत मतलब सराफत, विलंब से मतलब देरी से, अभिजात्य कुल संस्कार जो होते हैं, अक्षम्य ऐसा अपराध जो क्षमा के योग्य ना हो। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय। अब यहाँ पर आपको अभ्यास कार्य दिया हुआ है जो आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। मैं मिलूंगी आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सीखते रहिए। नमस्कार।